नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कवरेज पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसकी मतगणना का काम अब जस्ट शुरू हो चुका है और हम दिन भर आपको ताजा रुझान बताएंगे, साथ ही साथ चुनाव नतीजे और रुझानों के पीछे के कारण और भविष्य की बनने वाली तस्वीर और उसके इम्पैक्ट पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ लगातार हर घंटे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। And it's really going to be a tectonic Tuesday, as many analysts have already begun to say. Will the exit polls prove right is the big question. But before we get started with the discussion, let's take you through the headlines of the hour. Counting begins in Delhi for 70 assembly seats amid tight security. Initial trends expected anytime soon. After record turnout, fate of 673 candidates will be decided in the next few hours. 63 women candidates also in the fray. All eyes on the big heavyweights today. Arvind Kejriwal from New Delhi seat, Kiran Bedi from Krishnanagar and Ajay Markan from Sadar Bazaar. And exit polls predict victory for Aam Aadmi Party with majority. BJP Congress keep fingers crossed. मतगणना का काम शुरू हो चुका है और कुछ ही देर के बाद जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू होंगे और उस पर चर्चा करेंगे अलग अलग मेहमानों के साथ। लेकिन इस बीच नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव नतीजों को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, आइए सुनते हैं। दिल्ली को एक उच्च स्तर की स्थिति, विश्व में एक बहुत अच्छी स्थिति के रूप में डेवलप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और आशा करते हैं नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और कांग्रेस का क्या रुख है, उनके नेता जेपी अग्रवाल नतीजों को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अच्छे नतीजे आने चाहिए। बड़ी मेहनत की है, हमारे वर्करों ने बड़ी मेहनत की है, हमें कोई डर नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है और चुनाव कॉन्फिडेंस से ही लड़ा जाता है। हमने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा है और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा है। तो सभी को उम्मीदें हैं और बस कुछ ही देर के बाद जब शुरुआती रुझान आएंगे उसके बाद धीरे धीरे मूड और जो उम्मीदें हैं वो भी क्लियर होती जाएंगी। देखना होगा कि किसकी उम्मीदें परवान चढ़ती हैं और किसकी उम्मीदें टूटती हैं। दिल्ली की जनता ने जनादेश किसको दिया है और किन मुद्दों पर दिया, ये जरूर हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं मेहमान उनका मैं परिचय करा दूं। अदिति फडणवीस हैं, पॉलिटिकल एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड से। अदिति, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से इंदु सेठ। इंदु, स्वागत है आपका। ऋचा पांडे हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है ऋचा। और राकेश कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में ऋचा आपसे करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी तमाम सर्वे और आपका इंटरनल सर्वे सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जब मतगणना शुरू हो चुकी है तो एक वास्तविक और हकीकत के करीब का आंकड़ा, क्या उम्मीद आपकी? जैसा कि आपने कहा कि मतदान शुरू हो चुका है और अब बस कुछ ही घंटों में रिजल्ट्स निकल आएंगे। तो दिल्ली की तरफ से दिल्ली वाले हम सभी इसमें पूरी आशा रखते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। और कोई एक बड़ी वजह? जी, पूर्ण बहुमत के पीछे कुछ बड़े मुद्दे, बड़ी वजह जो जिसके सहारे आपको लगता है कि आपकी नैया जो है, आपकी नाव जो है वो बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, सत्ता के करीब पहुंचेगी? पूर्ण बहुमत के पीछे जो वजह है वो यही है कि ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हुआ है 7 तारीख को, ये दिल्ली वालों का चुनाव है, जो दिल्ली वालों ने खुद लड़ा है और अपनी बेहतरी के लिए लड़ा है। ये चुनाव पहली बार शायद शायद उनका संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरीके की बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी अभी भी जो एग्जिट पोल के मैं कहूं कि नतीजे रहे हैं उससे खासी उत्साहित नजर आ रही है अदिति। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या बदला है एग्जिट पोल से लेकर आम आदमी पार्टी की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं? देखिए, यही सवाल हम लोग काफी दिनों से अपने आप से पूछ रहे हैं और इसका विश्लेषण यदि करें तो जो 49 दिन में सरकार बनी थी उसमें मेरे ख्याल से 2 चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी।
पहली बात, आप अपने मोबाइल पर यदि आपसे कोई घूस मांग रहा है तो मोबाइल पे फोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये चीज जो है ये लोगों के मानस में छा गई और काफी इसका असर भी पड़ा। तो ऑटो रिक्शा वाले जिन लोगों का सरोकार होता है लाइसेंस परमिट से, वो सभी लोग कहते थे कि अब अगर पुलिस वाला हमसे पैसा मांगता है तो वो कहता है कि बाहर आओ और मोबाइल घर पे छोड़ के आओ। दूसरी बात जो केजरीवाल ने कही, जो कि बहुत ही मार्मिक थी और दिल को छू गई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसी महिला जिसका छोटा बच्चा हो, चाहे वो डेली वेज दिहाड़ी पर क्यों ना काम करती हो, वो एक मिनट के लिए भी ये कहेगी कि मेरे बच्चे को मेरे साथ रहना चाहिए, उसको काम में लगा दो। वो हमेशा यही कहेगी कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसको शिक्षा मिले और वो स्कूल जाए। और केजरीवाल ने जो ये ऐलान किया कि हम एक्सेस टू एजुकेशन, ये भी बहुत लोगों के मन में बिंध गई है एक तरह से। हम सबको मालूम है कि अगर नर्सरी में भी एडमिशन करवाना है तो कितनी मुश्किल होती है लोगों को, और इसके बारे में समग्र रूप से किसी ने सोचा भी नहीं है। सच बात, ये बड़े फैक्टर आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये दो चीजें जो हैं ये बहुत ही बड़ा एक माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करने। But Aditi, if at all Aam Aadmi Party comes to power, then really it's ushering in a new style of politics which has never seen before, and it's a potential challenge to parties like BJP and Congress. Well, I don't know how much of a challenge it is. Certainly the way of functioning is different. The party's organization is different. Internally, there are a lot of complaints about the lack of democracy in the organization. So in that sense, either the Aam Aadmi Party will flourish and will improve itself, or it will just wither away on the vine. But it is a game changer because it has introduced a level of accountability which, at least in Delhi, we have not seen. It's been pretty it's been pretty arbitrary the way governments have worked. But it's a fact that a winning Kejriwal or a wounded Kejriwal is going to be dangerous anyways for Narendra Modi. It will be very interesting to watch. I mean, I don't think a state government election has been so interesting in a long time. और इंदु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली में मैं कहूं कि एक तरफा लड़ाई जीती वो पूरी, ऐसा क्या हुआ कि आपको मुकाबले में आप इतनी बड़ी नजर आने लगी कि हर घंटे हर रोज नई रणनीति, नए उम्मीदवार, नए मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ मैदान में उतरना पड़ा? क्या गड़बड़ की बीजेपी ने? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं करी। हम तो जीतेंगे, हमें तो लगता है कि हम जीतेंगे। ये एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स तो नहीं है, तो हमें तो नहीं लगता है कि आप आएगी, हमें तो लगता है हम ही आएंगे। आपका आंकलन कितनी सीटों का है फिलहाल? एटलीस्ट 35 प्लस। 35 प्लस। क्या बड़ी चीजें आपने की हैं जिसके सहारे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता लोकसभा की तरह इस बार आपको बहुमत देने जा रही है? नहीं, पहले तो उन्होंने किरण बेदी को दिया है। किरण बेदी इज अ वेरी गुड फेस फॉर वुमेन सिक्योरिटी। शी इज अ ह्यूज अचीवर। आई थिंक शी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। उस तरह का फेस बीजेपी के पास नहीं था, आप कहती हैं? नहीं, बहुत फेसेस थे। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, एवरी पर्सन इज अ एस्पायरिंग चीफ। 20 साल के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर एक नए आदमी को शामिल करना और तुरंत फेस बना देना? शी इज अ नोन फेस ऑफ दिल्ली। इट्स But Indu, tell us of BJP. Of course, she's now become a known face of BJP also. But Indu, tell us honestly that the BJP strategized the whole thing in a manner that you guys did not want the battle to become a Kejriwal versus Modi battle. Is it not true? And that was the precise reason why you brought in Kiran Bedi, because she's going to be proved to be a potential challenger to Arvind Kejriwal, and at the same time, if BJP loses, then Kiran Bedi is an easy fall guy. It's a it's a combination of everybody putting in a lot of effort. It's not just Modi ji or just not Kiran ji. It's the whole party's got together. The entire Delhi cadre has got together to make an effort for this elections. And we are sure we are going to win. अनिल मिश्रा By हमारे साथ at जुड़ least चुके 2/3 of हैं, a majority. पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनिल जी, वाकई जो दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा था कि क्या बदला लोकसभा चुनाव के बाद, आपकी नजर में ऐसा क्या लग रहा है दोनों पार्टियों के लिहाज से जो कि एक को मजबूत करता हुआ दिख रहा है या फिर दूसरे को कमजोर करता हुआ नजर आया है? मुझे तो ये परसेप्शन बदल गया और पोलराइजेशन हो गया। मैं यहाँ कम्युनल पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बीजेपी और एएपी में कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया, और जिसके कारण ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं वो इस तरह के आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एपी जो होप्स और जो एस्पिरेशन एपी के द्वारा पैदा किया गया था वो आज भी जिंदा हैं, और लोगों को एक अलग तरह की राजनीति उनमें दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अलग तरह की राजनीति उनमें दिखाई दे रही है जिससे नई उम्मीदें जगी हैं।
दे आर वर्किंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स, और उनका आना एक फिनोमिनल चीज है जो इससे पहले भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुई थी, जहां 6-8 महीने में एक पार्टी आई और इतनी मजबूती से यहाँ के दो राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे रही है। एक बड़ी बात है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो कारण है, एपी को जो इसके मुख्य एडवांटेज ये मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी 9 महीने का कार्यकाल हो चुका, कांग्रेस का 15 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी था। इन दोनों का फायदा शायद आम आदमी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। But Adit, it's strange because Aam Aadmi Party, I mean, there was a lot of polarization which we saw. There were churches which were vandalized. But I think Arvind Kejriwal has done a very smart thing by staying away. He was never seen visiting those churches. He's never gone to Trilopuri, for example, after the riots. So he's very smartly addressed this electorate. I think the perspective is different, and in the days to come, I think this is a weakness of the Aam Aadmi Party, that it is not thinking of issues of power ideologically. So it's a bit worrying also, because these are, you may want to have good governance and all that, but what makes you say that it's a worrying trend? Because these are also things which you live among. Right. I mean, these are communal issues of caste, issues of a broader perspective of society, how society has to be recreated and it has to be rejigged. These are all things which will eventually Aam Aadmi Party will have to address. The issue of, I know that Aam Aadmi Party criticized very stringently a statement made by the Haryana Chief Minister that girls should not wear jeans and they should not carry mobiles because all this leads to imbalance in society. Right. I mean, that is all antediluvian stuff, but Aam Aadmi Party has to come out and say what it stands for. There is khap, there is, even in Delhi, there is honor killing, there is love jihad and all these issues. So there's a dichotomy at the same time. On I one wouldn't hand, say it's a you would bring in a dichotomy. new kind of politics, and at the same time, you are antediluvian. I would not. It's a paradox. No, you are not. I'm not saying Aam Aadmi Party is antediluvian. I'm saying some of the ideas that you are faced with are antediluvian, and you have to say what you stand for. You have to specify what you stand for. So this is a dilemma, and I don't know how they will address it. This is not a dilemma, it is a tactical Yeah, go ahead, sir. on the part of Aam Aadmi not to address these questions and to address the questions of Pani, Bijli and all kind of things, because one has to watch that Kejriwal has very designed in a way, he has avoided any controversy or referring to Modi. Right. In his entire speech, he has never attacked Modi's ideology or he has not said anything about it. He targeted rather Bedi and also concentrated on his own plank of development and delivery. Right. So he has not confronted Modi as such and his political ideology. Okay, now let's go across to Smriti Rastogi, who's positioned at South Delhi. Let's see what is happening over there. Okay, Smriti, if you can hear me, what's the mood on the ground over there? I'm standing here outside the City Fort Auditorium. The security situation is very tight out here. The arrangements are very elaborate. I will ask my camera person to pan the camera and show you how the security personnel have been deployed here. This is in close coordination. The Delhi police and paramilitary forces are working together round the clock to help the counting process go easily. And I must tell you that at between 8 and 8:30, the opening of ballot boxes will take place in presence of counting agents, and then in all likelihood at 9:25, which is what the Election Commission website is telling us, that at around 9:25 it will show the first round of the results, which will be out at 9:25. Neelu. Absolutely. And now let's go across to Kriti, who's joining us from Central Delhi. Kriti, what's the sense you're getting from Central Delhi? Are the people really convinced of what the exit polls are saying? Kriti, if you can hear me?
See Neelu, Central Delhi and especially ITI Pusa, where I'm standing right now, is a very crucial and a high-profile counting center because Congress's. Yes, Neelu, can you get me now? Yeah. Because Go this ahead. is a very high-profile counting center because Congress's chief ministerial candidate Ajay Makan and also Congress's election committee chief Ajay Makan is contesting from Sadar Bazaar, and counting of that would take place here. So right. So right now it is very difficult to decipher which way the wind will blow because even Congress and the BJP and Aam Aadmi Party all have put out all efforts to woo the voters. The BJP has put out its well-oiled machinery from cabinet ministers to the MPs across 13 states, and even the Aam Aadmi Party has concentrated on people-to-people connect, going all out, door-to-door, rallies, road shows, and even Congress, for that matter, Congress has put in a lot of efforts to re-establish its connect. So now it remains to be seen whether Delhi chooses man of the match or woman of the match. Back to you, Neelu. Well said, बिल्कुल। और इस Kruti, well बीच said. नीलू एक अपडेट जो मिल रहा है, पहला मैं कहूं कि ट्रेंड जो है इस वक्त वो आ चुका है। वो बता दूं मैं आपको कि इस वक्त विजेंदर गुप्ता जो है वो रोहिणी से लीड कर रहे हैं। जो पहला शुरुआती ट्रेंड जो बड़े नाम है मैं कह रहा हूं उनके बीच में इनकी ट्रेंड अब आने शुरू हुए हैं और अभी 17 मिनट हुए हैं मतगणना को शुरू हुए, यानी कि धीरे धीरे मैं कहूंगी अगले 10 से 15 मिनट के बीच में ये ट्रेंड है, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और राकेश कपूर साहब, पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके के एग्जिट पोल थे, जिस तरीके का चुनाव था वो पीछे रहा, रुझान जब आने शुरू हो चुके हैं दोनों बड़ी पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों के लिहाज से अगर मैं कहूं तो ये चुनाव असल में भविष्य में किस तरीके से उनके लिए एक बड़ा मैं कहूं कि टर्निंग पॉइंट होने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल आने के बाद हम दिल्ली के चुनावों को बहुत बड़े राष्ट्रीय फलक पर देखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ तो इसे राजनीति में बदलाव और इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण तक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जमीन पर है नहीं। वस्तु स्थिति ये है कि दिल्ली का चुनाव अंततः एक महानगर का ही चुनाव है और इसमें जो राजनीति में जिस बदलाव की बात की जा रही है वो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है 1952 से पहले से यही स्टाइल रहा है जो अरविंद केजरीवाल का है। मुझे जो लगता है कि इन चुनावों के अंदर अरविंद केजरीवाल एक अपोलोजेटिक कैंडिडेट रहे हैं। वो लगातार माफ़ी मांगते रहे हैं। 49 दिनों में जो वो छोड़ करके भागे थे उसके प्रति उनमें एक भाव रहा है कि लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना है। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिक्स जो है वो आम आदमी पार्टी की है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों चारों खाने चित्त जाकर पड़ी हैं कि किस तरीके से कोई विलेन स्वयं को विक्टिम बना सकता है। आप देखिए, वो व्यक्ति 26 जनवरी का विरोध करता है, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस को कहता है कि कुछ लोगों की मौज मस्ती का दिन है। वो आदमी हर संवैधानिक चीज का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर अव्यवस्था पैदा करता है और स्वयं ही हीरो बन जाता है। ये कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा इन चुनावों के अंदर जो है भ्रष्टाचार कहाँ गायब हो गया। भ्रष्टाचार की बात नहीं की है अरविंद केजरीवाल ने। But Mr. Kapoor, do you really see this as Aam Aadmi Party's master stroke, the Bhagoda image turning into an apologetic muffler man? Do you see this as a master stroke as far as the Aam Aadmi Party is concerned? Yes, of course. The Bhagoda actually, this stigma has been clipped to a Congress party. You see, initially the election of Delhi was considered as a triangular contest, but it converted into a direct fight between Kejriwal and BJP party. For that, BJP itself is liable right. to. कपूर साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको इस बीच में कुछ और ताजा रुझान मिल रहे हैं बड़े नामों को लेकर। मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की, मैं अगर बड़े नेताओं की पहले बात करूं, सोमनाथ भारती, राखी बिरला ये आगे चल रही हैं। अशोक वालिया की खबर मिल रही कि वो भी आगे चल रहे हैं लक्ष्मीनगर सीट, और इसके अलावा किरण बेदी, जगदीश मुखी, ये बड़े नाम है जो कि अपने अपने इलाकों में आगे चल रहे हैं। शुरुआती जो ट्रेंड है बड़े नामों के लिहाज से मैं कहूं कि वो एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए हो सकती है दीदी जो अब तक हम सुन रहे थे, क्योंकि उलटफेर जरूर होंगे लेकिन शुरुआती राउंड, पहला राउंड शायद उसके हिसाब से ठीक सब कुछ। हाँ, ठीक ही होगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिससे बहुत ज्यादा अचंभा होना चाहिए। अजीब ही होगा यदि किरण बेदी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड न करें और ट्रेल कर जाएं। उसी तरह अनूपू शर्मा के बारे में खबर नहीं है अभी, लेकिन उनका भी
मुझे लगता है कि मतलब But- वहां से भी इंटरेस्टिंग होगा. But लेकिन- Yeah. Aditi, the way Congress has fielded its heavyweights, A.K. Walia, then you have Rajkumar Chauhan, all these, the old faces who won so many times. Are you hopeful that probably this mantra of Congress would work and people, the way they have underestimated Congress, perhaps, I mean, Congress could do better? Well, What is the Congress likelihood? itself has underestimated itself. I don't think people have underestimated it. I think the Congress fought seriously only in around 31 seats. And in a meeting that that was taken by Rahul Gandhi, the consensus was that the DCC had been dissolved, the PCC had been dissolved. So Rahul Gandhi was effecting a restructuring of the party, and this election sort of came in the way. So frankly, I don't think the Congress itself is expecting too much. They fought seriously only in So about whatever 31 comes will be a seats. bonus for the Yeah. party. So But they- Indu, if I could bring in you here, like if at all, the way the heavyweights of Aam Aadmi Party, Somnath Bharti and all these people are leading, the initial trends is coming in. Do you really think that it's going to be a challenge to the Amit Shah and Narendra Modi formula, the duo, the formula of the two people? See, these are very early trends. We can't really say right now. We are going to eventually win the elections. You're still hopeful that? I'm not hopeful, I'm sure. You're sure? I'm sure we are going to get 35 plus. These are just early trends. It's too early to say. But let's bring in Mr. Anil. What do you feel? Is it going to be a challenge to the Modi-Amit Shah combination, the formula which has been brought out by them? No challenge. If not challenge, that it will reflect a kind of verdict against them, because they have made all this strategy about Delhi, and they were in the real policy making. They have decided everything about Delhi election. They chose Kiran Bedi. So definitely there will be some kind of reaction against them. And we have seen that the local leaders of the BJP were not very enthusiastic when Kiran Bedi was selected for the chief ministership candidate. It was quite obvious in just last days of election. So naturally that will going to have an impact on BJP. But one thing is Right. sure, that if BJP does not get majority or comes to some reasonable, respectable figure, then it is going to have a repercussion on national basis. But into the way the advertisements have been coming out from BJP, Narendra Modi himself saying that ye Vijay Yatra jo chal padi hai. Now, if at all Aam Aadmi puts brakes on this Vijay Yatra, that's what the question was. That is it not going to be a threat, or not threat exactly, but it's going to be a big question mark on the Narendra Modi and Amit Shah formula. No, not at all. You know, Arvind Kejriwal is not going to be a threat to Narendra Modi. We've seen that in Varanasi also. Like you know. So he's not a threat on any level to Narendra Modi or Narendra Modi's government. He's like a small regional party in Delhi. So It's a regional party, it's but like the Prime a Minister had to small, put in all his energy. The entire party is Bringing put in 11 energy, cabinet ministers, 17 Lok Sabha MPs. There is, it's a collective effort. We may put a collective effort. We do that for every state. So, it's not just Delhi. It's with every state, and that's the way BJP functions. We're a democratic party. We like to take everybody along. But Aditi, it's really an irony that BJP still is not ready to admit the fact that, they've focused all the energy. Prime Minister was in the fray, 11 cabinet ministers, 17 Lok Sabha MPs, all putting in and pooling their energy for a small 70-seat constituency of Delhi. But they're still not ready to admit to the fact that Aam Aadmi Party is a potential challenge. No. How can you expect them to admit that? It's an election. Everybody is in the contest, and to rule yourself out of the contest is not wise at all. BJP is in the contest, very much so. And the results are still to be declared, so they have every right to say that, to question your contention that exit polls are right, and therefore Right. Aam Aadmi Party is going to. But Mr. Anil, do you really feel that this is the first big test of the efficacy of the Modi wave, the so-called Modi wave? Is it the first big test which Modi is facing? Definitely, it is the first big race. But before that, also, if you have analyzed the results of various states, we have seen a kind of decline in Modi's popularity. Right. And you've seen that they failed in that way mission in Jammu Kashmir. Then their strength was reduced in Jharkhand also. So the way, Modi's popularity is gradually declining, and if they do not get majority in Delhi, then this will give
a complete, I mean, kind of approval to that kind of decline which is taking place in Modi's popularity. But one thing which I like to add here, that this may not be national referendum as many people say, but it is going to impact the coming days of political discourse in our country. ऋचा, अगर आप इस वक्त हमारे साथ हैं और आवाज आपको मिल रही है, शुरुआती जो रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी के कई नाम अभी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं। ओखला जैसी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। क्या ये कहा जाए ऋचा कि आम आदमी पार्टी की राह तभी आसान होगी, जो जानकार कहते हैं कि अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन अगर कांग्रेस कई सीटों पर आगे होती तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी? आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा है। ऋचा, कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में उन सीटों पर खासतौर पर जो आपकी अपनी सीटें मानी जा रही थी आपके अपने सर्वे में, ऐसे में क्या लगता है कि शुरुआती रुझान कुछ मुश्किल बढ़ाने वाले हैं आपके? जी, ऐसा है कि अभी तो शुरुआत हुई है और आगे देखिएगा आप कि कांग्रेस का इस बार जैसा कि प्रेडिक्शन भी है कि बहुत उनको उम्मीद नहीं है सीटों की, तो बस ये कुछ घंटों की ही बात है, अभी ये काफी क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन लगता है कि ऋचा, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे सुबह कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बाहर खासा हंगामा भी हो रहा है, हंगामा के तरीके जश्न शुरुआत हो चुका है और बहुत ज्यादा भीड़ है। राकेश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा सवाल ये था कि अब तक जो शुरुआती रुझान है, जो एग्जिट पोल कई इशारा कर रहे थे एक तरीके से बड़ी लहर का, शुरुआती रुझान उससे थोड़ा सा अलग हटकर दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, शुरुआती रुझान जो दिखा रहे हैं कि बड़ी ही वो गला काट या माने नेक एंड नेक रेस है, एंड दिस शोज दैट द दिल्ली इलेक्शंस टू सम एक्सटेंट देयर वाज ए ट्रायंगुलर कॉन्ट्रास्ट. Congress party also emerging on some seats means that the Congress was fighting, though fighting in a lower ebb, but it was in fight. जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आकर के निकलती है वो ये निकलती है कि जो एग्जिट पोल जिसको लेकर के हम ढोल पीट रहे थे अभी तक, वो एग्जैक्ट पोल से थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद थी, माने जो मैंने देखा था जमीन पर उसकी मुझे उम्मीद थी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि 2013 के चुनाव में जो पोलिंग मतदान का जो प्रतिशत था वो था 65 पॉइंट समथिंग और इसमें था 67.13, तो 1.25 का ही अंतर था। तो अगर ऐसा कोई तूफान मच रहा होता दिल्ली में तो 70% से ऊपर पोलिंग परसेंटेज जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तब हम कह सकते थे कि एक साइड में स्वीप होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे अब भी लगता है कि ये लड़ाई जो है वो बहुत ही आसपास की लड़ाई होने वाली है अंततः बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर, और कांग्रेस भी इसमें जो है वो लड़ाई में रहेगी। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस को का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना रहता है और कांग्रेस कितने दम से फाइट करती है, कितने दम से लड़ाई में मौजूद रहती है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कुल मिलाकर के दिल्ली में एक मायने में बहुत जो है विशिष्ट रही है, क्योंकि इनके पास हम तीनों नेताओं का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अजय माकन, तो हम पाएंगे कि इनमें से अजय माकन सबसे साफ सुथरा अनुभवी प्रशासनिक चेहरा है। लेकिन दिल्ली वालों ने उसको जो है राइट ऑफ सा कर दिया कुल मिलाकर के, और इसमें कांग्रेस की भी गलती रही कि वो अपनी इस विशिष्टता को लोगों के सामने आगे नहीं ला सके। और जो चुनाव अरविंद केजरीवाल के प्रशासन के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए था, वो कांग्रेस के प्रशासन के विरुद्ध हो गया। बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर रहा है कि कांग्रेस की पिछली बार नाराजगी जरूर थी जनता में कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन इस बार नाराजगी ना होने के बावजूद वो उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। पलक शर्मा हमारे साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से। पलक, क्या है इस वक्त आपके इलाके से तस्वीर और क्या सीटों के रुझान, कुछ बड़े नामों को लेकर चर्चाएं?
देखिए फिलहाल काउंटिंग अभी शुरू हुई है और अभी बहुत ज्यादा चहल पहल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो खास बात है जो 5 मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस काउंटिंग सेंटर में आती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो कड़ा मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है मेन मुकाबला। तो इस बार के चुनाव में भी यही उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ के लोग कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही ये कड़ा मुकाबला होगा और जो जीत की तरफ बढ़ती हुई पार्टी अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी है। यहाँ से बेसिक मुद्दे हैं यहाँ पर भी बिजली पानी के, और यहाँ पर बताया जाता है कि पूर्वांचली वोट जो है वो ज्यादा मेन है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और मीडिया कर्मी बहुत सारे हैं यहाँ पर। और बीजेपी से भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कड़ा मुकाबला होता है, यहाँ पे त्रिकोणीय नहीं है, क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार 3 बीजेपी 2 आप था। देखिए ऐसा है कि बीजेपी की जो 3 थी वो तो हम रिटेन करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी हमारी सीटें आएंगी और यहाँ से बहुत ही अच्छे रुझान भी शुरू हुए हैं और सीटें भी हमारी सारी आ रही हैं। क्या मेन मुद्दे हैं इस इलाके के? देखिए मुद्दे तो पूरी दिल्ली में लगभग एक जैसे हैं, वही समस्याएं हैं, वही डेवलपमेंट की जो कमी रही है दिल्ली में, नए स्कूल, नए कॉलेज, बिजली, पानी, ये सारी विकास की, यातायात की परेशानियां, ट्रैफिक जैम्स जो चलते हैं दिल्ली में, यही सारी दिक्कतें हैं और इन्हीं का समाधान हमें करना है। चलिए, तो रेखा जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बीजेपी के जो लोग हैं उनका मानना है कि रिटेन करेंगे पिछली बार की सीट्स। हालांकि पिछली बार के मुकाबले ये भी बात सामने आती है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है और इस बार का जो रुझान है कुछ ही देर में आने लगेगा, तभी शायद असली जो पिक्चर है वो सामने बिल्कुल पार्क लौटेंगे आपके पास। और इस बीच कुछ ताजा रुझान है और कुछ बहुत ही, मैं कहूं कि रोमांचक और चौंकाने वाले भी रुझान मिल रहे हैं। शुरुआती ग्रेटर कैलाश जहां पर बीएसपी इस वक्त आगे चल रही है, मैं कह रहा हूं कि जो एक रुझान है बीएसपी के पक्ष में वो ग्रेटर कैलाश से मिल रहा है, जीके से, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा कुछ और इलाके जहां पर आपकी पिछली बार पकड़ची थी, उन इलाकों पर बीजेपी इस बार आगे चल रही थी। यानी मैं कहूं कि उलटफेर जिसकी मैं बात कर रहा था वो शायद अब शुरू हो रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये तो बड़ा अद्भुत है कि जीके जैसे इलाके में बीएसपी का आगे होना निश्चित रूप से, और अभी बहुत जल्दी है मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से बीएसपी की जीके में कुछ पकड़ थी ये हमको नहीं मालूम था, लेकिन भारद्वाज साहब जो आपके लीडर थे और पिछली बार अच्छा खासा दबदबा, उसके बाद इनको पीछे होना, और वहां से शर्मिष्ठा मुखर्जी भी खड़ी हैं और मेरे ख्याल से बीजेपी की एक योजना थी कि राष्ट्रपति की बिटिया के सामने हम ऐसे कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। ये बीजेपी के लोगों ने स्वयं हम लोगों को बताया था। तो मेरे ख्याल से अगर बीएसपी का फायदा होता है इससे तो फिर ये तो बड़ी अचरज की बात है। But Aditi, it's fascinating the way the people on the ground somehow are not convinced, despite all the vision which has been laid out by Narendra Modi over the last 8-9 months. Then the petrol became cheaper, diesel became cheaper, but even then the BJP campaign, the way it panned out for Delhi election specifically, they could not encash on these kind of things. What was the main reason? I think the main reason was that people vote in elections not about the things that have become cheaper, but the things that have not become cheaper. Okay. For instance, CNG is the same. Fruits, vegetables, the food. Theoretically, inflation has come down significantly, right? But retail prices continue to be quite high, and they continue to fluctuate a lot. One day you would get cauliflower at 40 rupees a kilo, the next day you would get it at 20 rupees a kilo, suggesting that there is a market imbalance. Right. And people tend to base their judgment on all that, right? Not on the things that have already been done. So international prices of petrol. But Indu, as what Aditi is saying, do you admit to the fact, of course you're not going to admit it, but even then I'm going to ask you that is it not true that BJP actually tom-tommed about the wrong things? For example, when Obama was here in the city, your leaders started talking about the Obama trip, that how that trip was so successful, and you know the wrong things were tom-tommed about, but you did not take the issues to the people the way it should have been, the way Aam Aadmi Party has done, talking about Bijli, Pani, the core issues which affect the people of Delhi. No, Bijli, Pani, you see, like Dipti ji said, she's right. There's been no government also over here. There's been no government in Delhi since the last 1 year. So a lot of the things, the prices were
you know. But no government, you had a president rule, but does that become that all the work comes to a standstill then? No, it will not come to a standstill. Now, as soon as BJP comes into power, things will start to change, slowly but surely. And everyone will be happy in Delhi. रविंद्र हमारे जुड़ चुके हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। रविंद्र, क्या है आपके इलाके में इस वक्त जो मतगणना चल रही है, कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े नामों को लेकर, कौन आगे कौन पीछे? जी कविंद्र, हम लोग इस वक्त नरेला का जो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पे 8 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि दिल्ली देहात माना जाता है, जिसमें बवाना, नरेला, मंगोलपुरी और मुंडका जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर अभी हमको रोहिणी का रुझान आना शुरू हो गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अभी जो है सिर्फ बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी काउंटिंग हो रही है, जो बाहर से आते हैं, जिसमें कुछ जो आर्मी के लोग होते हैं या फोर्सेज के लोग होते हैं, उनके बैलेट पेपर्स की यहाँ पे काउंटिंग जो है वो अभी चल रही है। उसके जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता बड़ा चेहरा है जो आगे चल रहे हैं। उसके अलावा 3 सीट पे जो है आम आदमी पार्टी के रुझान हम लोगों को मिले हैं, वो आगे चल रही है। और ये जो इलाका है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, उसको लागू करने के लिए यहाँ की जनता से पूछा जाएगा। यानी कि भूमि, दिल्ली देहात हमेशा ये बात कहता रहा है कि दिल्ली देहात का जो विकास होता है, पूरे दिल्ली का जो विकास हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली देहात को पीछे छोड़ दिया गया। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे लगातार प्रचार के दौरान भी सुनी, सब नेता आके कहते रहे हैं कि दिल्ली देहात को पीछे छोड़ दिया गया, हम लोग इसको जो है मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। और ये जो इलाका है, क्योंकि ये हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर मुद्दे हरियाणा से ही काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ जाट, गुजर, यादव बाहुल इलाका है। ये पूरा यहाँ से बदरपुर, छतरपुर से होते हुए और मुंडका, नरेला, बवाना, ये सारा ग्रामीण इलाका मूल रूप से दिल्ली देहात का हुआ करता था। दिल्ली सूबा, जिसको दिल्ली सूबे के सभी गांव हैं, तो यहाँ के मुद्दे सेंट्रल दिल्ली और दूसरे इलाकों के मुद्दों से मुख्तलिफ हैं, काफी अलग मुद्दे हैं। और इन मुद्दों में सबसे बड़ा बिजली, पानी, रोजगार का बड़ा मुद्दा है। कारखाने कोई नहीं है इस इलाके में। जी बिल्कुल रविंद्र, आप समस्या रहती है। आपके पास अपडेट के लौटेंगे। इस बीच जो ताजा जानकारियां मिल रही हैं अलग अलग इलाकों से, मैं उनकी एक बार जानकारी दे दूं। और ये जो जानकारियां हैं, ये फिलहाल जो है हमारे जो तमाम संवाददाता हर सेंटर पर मौजूद हैं उनके जरिए सामने आ रही। शुरुआती राउंड के बाद मतगणना जो है वो क्या इशारा कर रही है, एक छोटी सी जानकारी है। रोहिणी, जहां पर विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के आगे चल रहे हैं, रोहतास नगर से सरिता सिंह आम आदमी पार्टी के आगे हैं, परपरगंज से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं, सीमापुरी से करमवीर हैं बीजेपी के आगे चल रहे हैं, कृष्णानगर से किरण बेदी बीजेपी नेता उम्मीदवार आगे चल रही हैं, कस्तूरबा नगर से मदन लाल आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं देवली से अरविंद कुमार बीजेपी के, आरकेपुरम से अनिल कुमार शर्मा बीजेपी से, लक्ष्मी नगर यहां पर अशोक कुमार वालिया कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। साथ ही मालवीय नगर से शोभनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता वो भी आगे चल रहे हैं। जनकपुरी से जगदीश मुखी बीजेपी के बड़े नेता वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली कैंट से सुरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के वो भी आगे हैं। और ओखला से आशिम मोहम्मद खान कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। और नरेला से शरद कुमार आम आदमी पार्टी। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई वो सीटें नीलू जहां पर पहले आम आदमी पार्टी का बेस कहा जाता था, वहां पर इस बार बीजेपी के नेता आगे नजर आ रहे हैं। और कुछ सीटों पर बीजेपी की जो सीटें थी वहां पर आप आगे है। So who's going to smile? Is it going to be Arvind Kejriwal or BJP? Because I remember one of the headlines saying yesterday that Kejriwal hopes and Kiran Bedi praise. No. So it's Kiran Bedi show. Kiran Bedi show. But Aditi, when Ravinder was giving his live, you know, there was an important point which he mentioned that how Aam Aadmi Party has breached the class divide. The core base of the Aam Aadmi Party initially was the poor, the rural, but the way they've managed to make their way into the middle class, the upper castes, that's really commendable. And how has this, according to you, how has it really happened? Well, I would That's be a kind of a breach into the class divide. I would be a little wary of describing it in class terms, because there are people who are whom we have spoken to who are from the lower classes who are for BJP, and there are people among the upper caste and upper class who are for Aam Aadmi Party as well as BJP. So it's really difficult to see how a kind of homogeneity in opinion. Having said that, yes, the people who are really poor, the BJP has not been able to reach out to that extent among them,
and they are the people who are deeply enthused by the two things that I think were most important in this election. One, corruption. Second, access to education. Right. चलिए इस बीच अब देखते हैं कि कुछ और प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के नेता पीसी चाको चुनाव नतीजों को लेकर खासे उम्मीद रखे हुए हैं। उनको सुनते हैं कि क्या उन्होंने कहा है फिलहाल जो मतगणना है शुरुआती रुझान उसके बाद। I still feel that our calculation is that we are not that bad as being predicted by the exit polls. But even if the exit polls are correct, that will be on that after the final results are out. और बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। अभी काउंटिंग शुरू हुई है और अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से रोहिणी विधानसभा में भी और बाकी दिल्ली में भी विजयी होगी और सरकार भाजपा बनाएगी। और अनीता कात्याल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अनीता, जिस तरीके से शुरुआती रुझान है, करीब 35 सीटों के रुझान हमारे पास आ रहे हैं जिनमें से 18 आम आदमी पार्टी और 13 पर बीजेपी, यानी कि मैं कहूं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे से उससे थोड़ा सा अलग हटकर नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान है, दूसरे राउंड की मतगणना मेरे ख्याल से इस वक्त चल रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो एक उम्मीद बंधी हुई थी या उम्मीद बंधाई थी एग्जिट पोल से, जब उससे अलग ही अगर ये नतीजे जाते हैं, टेल करते हैं, क्या बड़े फैक्टर इस वक्त इसके पीछे दिख रहे हैं? ऐसा है, आपने जैसे बोला कि अभी तो शुरुआत हुई है और आखिर तक पता नहीं चलता है, क्योंकि पिछली बारी भी हमने देखा था कि बहुत नैरो मार्जिन से कई लोग जीते थे और या हारे थे, या 1000 वोट है या 700 वोट है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता टिल द फाइनल वोट हैज बीन काउंटेड। बट ये मानना पड़ेगा कि जो सर्वेज आए थे, एग्जिट पोल्स आए थे, उससे काफी अलग तो नहीं है, काफी क्लोज है और हम मानना था कि क्लोज ही रहेगा। आई मीन कईयों ने 28-30 तो दिया ही था बीजेपी को, और बट ये भी कहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो आगे रहेगी, तो अभी तक तो उस मुताबिक ही चल रहा है। बट अनीता, if I could interrupt you here, there's a conservative opinion about which not many people are talking about, and that is, what if there is a hung house again? Are you really thinking of that possibility? I'm not really thinking of that possibility. I don't see that happening, but then, you can never tell. But so far, I don't see that happening because I feel that Congress was not really a major factor in this. And the battle was really between AAP and BJP. And when there is two parties in the real two parties in the fray, then I think it's difficult for a hung house. Last time, if you remember, the Congress was okay. There was huge anti-incumbency against the Congress, but nobody had written them off like this time. This time, everybody, wherever you went, you always heard Congress तो है ही नहीं, it's not in the picture, Congress खत्म हो गई है. And as you know, the Congress vote, the entire support base had shifted to Aam Aadmi Party. अनीता जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, इस वक्त जो ताजा जानकारी है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बता दूं, मटिया महल, लक्ष्मी नगर और ओखला, इन सीटों पर शुरुआती रुझान है, लेकिन उलटफेर हो सकता है, आगे बढ़त होगी, बहुत ही मार्जिनल बढ़त है। आरती मेरा हमारे साथ जुड़ चुकी बीजेपी नेता। आरती, स्वागत है आपका। शुरुआती जो मैं कहूं कि ट्रेंड इस वक्त देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल नहीं है, वास्तविक रुझान है। 22 सीटों पर आप आगे है और 13 पर बीजेपी आगे है। क्यों पिछड़ती नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना। अगर आप याद करें, पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अति उत्साह है, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में। और वैसे तो जनता जनार्दन है, जनता जो मत देगी वो सिर माथे पे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तो पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, अभी तो एक्चुअल उस पे जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन है कि हम एक सरकार बना लेंगे, 35-36 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, ऐसा आंकलन जो हमने अपने प्रत्याशियों के साथ बैठ के किया है, उसमें क्लैरिटी से नजर आता है। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे खुलेगा उसमें पता चलेगा, क्योंकि अगर आप देखें एग्जिट पोल, जो कि एग्जैक्ट पोल कभी हो नहीं सकता, उसमें भी मार्जिन्स बड़े नैरो दिखाए गए हैं। वोट शेयर का जो परसेंटेज मार्जिन है वो बहुत कम दिखाया गया है, और ऐसे में जीत हार 200, 500, 1000 तो सीट
का बहुत अंतर आ सकता है। तो हम लोग अभी भी बहुत होपफुल हैं, सकारात्मक है, बट राजनीति में कैडर बेस्ड पार्टियां इतने पुराने हैं, कुछ नए चेहरों को आपने शामिल किया था, एमएस धीर जैसे लोग, मैं बता दूं कि उनकी जानकारी मिल रही है कि वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस से। श्याम, शुरुआती रुझान में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है 22 पर आप आगे है, 13 पर बीजेपी है, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। कई बड़े नाम जैसे एमएस धीर जैसे लोगों को जब शामिल किया बीजेपी ने, कई उम्मीदें थी लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान के बाद बीजेपी से किस तरह की खबरें मिल रही हैं, फिलहाल किस तरह का मूड दिख रहा है, और क्या ये कहा जाए कि जो रणनीति बनाई गई कुछ लोगों को शामिल करने की, कुछ चेहरों को न लाने की, क्या शुरुआती रुझान इशारा कर रहे हैं कि वो सफल नहीं होती दिख रही है? देखिए कविंद्र, जहां तक रुझानों का सवाल है, बीजेपी के लिए एक राहत की बात जरूर है कि किरण बेदी, विजेंद्र गुप्ता और जगदीश मुखी जैसे जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कम से कम उनको लीड करते हुए अभी बताया जा रहा है। और पार्टी को ये उम्मीद है कि 15 से 20 सीट ऐसी हो सकती हैं जिनका फैसला 1000 से कम होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी मोमेंट तक इंतजार करना चाहेगी। पिछली बार हमने देखा था कि कई ऐसी सीटें थी, मसलन दिल्ली कैंट की सीट थी जिसमें 350 से फैसला हुआ था। तो पार्टी को यह उम्मीद है कि आखिर तक इंतजार करना चाहिए। कई कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां बहुत कम वोटों से फैसला होगा। जहां तक रणनीति का सवाल है, एग्जिट पोल आने के बाद से ही, और यूं कहें कि चुनाव के आखिरी दौर में ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत दिल्ली का चुनाव लड़ना शुरू किया था वो सही था या गलत था, और रणनीति पर पुनर्विचार हुआ था। हमने ये नोटिस किया था कि पूरे चुनाव की कमान जो है वो दिल्ली बीजेपी से लेकर सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप के हाथ में आ गई थी। तमाम केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल को उतारा गया था। हमने देखा कि दिल्ली बीजेपी ऑफिस में लगातार निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय मंत्री हैं वो डेरा जमाए हुई थी। रविशंकर प्रसाद से लेकर अरुण जेटली तक जो सबसे बड़े चेहरे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, वो लगातार मीडिया से मुखातिब रहे और लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार को संभालने की कोशिश की। और उसके अलावा जितने भी अलग अलग क्षेत्रों के सांसद थे जो प्रभावी हो सकते थे अलग अलग दिल्ली के इलाकों में, उनको उतारा गया। लगातार एग्रेसिव होने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि ये कहा जाता है कि जितना एग्रेसिव होने की कोशिश की बीजेपी ने वो उतनी पर्सनल होती गई। अब और उनका जो चुनाव प्रचार है उसको एक नकारात्मक चुनाव प्रचार के तौर पर देखा गया। लेकिन जाहिर है कि चुनाव परिणाम आने के बाद वो समय होगा जब पार्टी बैठकर ये सोचेगी कि क्या ओवर कॉन्फिडेंट थी पार्टी शुरू में, क्या वो डेस्परेट हो गई बाद में, किरण बेदी को लाने का फैसला कितना सही या गलत है। जाहिर है इन सब सवालों पर बीजेपी को विचार करना होगा। जी शुक्रिया श्याम, लौटेंगे आपके पास इस बीच। और अमन पवार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। अमन, स्वागत है आपका। और शुरुआती रुझान, और मैं कहूं कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी खराब दिख रही है आपकी पार्टी के लिए, और आपके बड़े नेता कुछ जरूर आगे हैं लेकिन जो जानकारी मिल रही है हारून यूसुफ साहब वो पीछे चल रहे हैं। क्या हुआ असल में, क्या चूक हो गई कांग्रेस से? आप खड़ी हो गई लेकिन आप लोग खड़े नहीं हो पाए। देखिए अभी तो ये शुरुआती रुझान है, और अगर एग्जिट पोल के लाइन पर ही नतीजे आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात होगी। पर देखिए जहां की भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और जो उनका नेशनल फ्रंट था वो दिल्ली इलेक्शन को लीड कर रहा था। हमारी लीडरशिप ने, स्टेट लीडरशिप अजय माकन जी को और रविंदर सिंह लवली जी को फ्री हैंड दिया दिल्ली इलेक्शन लड़ने में। पर फिर भी जो अभी शुरुआती रुझान देख के लगता है वो यही लगता है कि 2013 के जो नतीजे थे और जो 2013 में जो जनता का मूड था, जो एक आम आदमी पार्टी को चांस देना चाहते थे लोग, और उन्होंने 39 दिन की सरकार चलाई, लोग लगता है एक बार और उनको चांस देना चाहते हैं। But Aman, if I could interrupt you here, this time, Aman, if I could interrupt you, this time there was no anti-incumbency against Congress, but even then you could not encash upon the pro-poor image which you had built up over all these years. One has to remember that it was during Congress that all the developmental work was seen in Delhi. So what went wrong as far as your party strategy is concerned that you couldn't appropriate that image? What was the reason? I will point out that in amongst the three parties, Congress was the only party which was leading the election on realistic promises and on issues, whereas Aam Aadmi Party and BJP both had a very populist manifesto.
They both made promises, unrealistic promises to the people, which perhaps like the last time again people had preferred them on the basis of these promises. However, what we are trying to say is that though there was the development in Delhi was unprecedented during the 15 years of the Congress government. Right. People gave us chance 3 times back to back from 1998 onwards. And when the Aam Aadmi Party was formed in 2013, then the Aam Aadmi Party had made certain lofty promises to the people. Right. And I think it is again on the basis of the promises. Let's see if they will be able to fulfill them or not. Aarti Mehra is here in our studio. Aarti Mehra is here in our studio. Let me ask her. Despite नीलू माफी चाहूंगा, एक जानकारी जो आ रही थी वो पवार साहब, इस वक्त जो आपके दिल्ली के फेस थे जिनको आपने बनाया, अजय माकन साहब, जानकारी ये मिल रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। अब जब आपकी जो टॉप लीडरशिप है, जिनके हाथ के जरिए आपने चुनाव में जीतने का मादा पेश किया, वो अगर पीछे, तो ये लगता है कि बड़ी रणनीतिक चूक कहीं आपकी पार्टी के अंदर देखी दिल्ली चुनाव में। देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर इस समय हम कॉन्फिडेंट है कि अजय माकन जी की सीट हमारी पार्टी जरूर निकालेगी, चाहे अगर हमारी सीटें कम भी रही तो, पर कुछ सीटें ऐसी हैं। But Aarti, I was asking you that despite a high decibel campaign which Narendra Modi and your party had put up, what is the reason why the people were not convinced of BJP on the ground? I'm not talking about the exit polls. I'm talking about the ground sentiment. Why the people could not get convinced with what BJP was rolling out in terms of promises, in terms of what they'll give to the people after they win? You see, हमारे promises की बात नहीं थी, ये बात जो आम आदमी पार्टी ने इतने फ्रीबीज और गुमराह करने में, मैं तो यही कहूँगी आगे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो कैसे जितना प्रोमिसेस, क्योंकि कल से ही लोग शुरू हो जाएंगे फ्री वाईफाई के लिए, 15 लाख CCTV लगाने के लिए, पानी फ्री, बिजली फ्री, उसमें वो कैसे कर पाएंगे, कैसे अचीव कर पाएंगे और उनकी किस तरह की राजनीति होगी, ये देखना आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल टकराव की राजनीति करेंगे या सौहार्द की राजनीति करेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन आज किरण बेदी जी की जैसे बहुत बात आ रही है, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ने एक बड़ा ही ब्रेव और बोल्ड स्टेप लिया और ये एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन किरण बेदी अपने आप में हु इज द मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट एडमायर्ड वुमन, और उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें उनका एक्सपीरियंस 40 साल का, प्लान बी इज रेडी इफ यू फेल, उनकी क्रेडिबिलिटी, हाँ, your plan B is ready if BJP fails? No, it's definitely we are going to do the introspection and we are going to see where we went wrong. It's very important और हमने हमेशा ही किया है। अगर आप देखिए, हम राजनीति में आज से नहीं है, हमेशा संघर्षों की स्ट्रगल करके तो कई लोग आपको पूछ रहे थे कि कई आप जैसे चेहरे बीजेपी के अंदर थे, फिर भी किरण बेदी क्यों लाना पड़ा। फिलहाल सुनते हैं अजय माकन साहब को कि क्या कह रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ सर, अजय माकन को सुन लेते हैं पहले, क्यों क्या करें। Let's wait. It's just a matter of an hour or two. So let's just wait for the full results to come out. Only then I'll be able to react. If you look at even if we are getting 2 out of 10 or 12 odd seats, so it is better than the exit polls at least. So आपके रिएक्शन बहुत संक्षेप में सर। मैं ये कह रहा था कि गुमराह करने की जो बात है, तो शायद प्रतिस्पर्धा भी है कि कौन कितना गुमराह कर सकता है। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने कहा था ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो कौन कितना गुमराह कर सकता है, राह दिखाने वाली बात नहीं है। और जैसे आजकल मीडिया में हम 24 घंटे सुनते रहते हैं और हमेशा टीवी चैनल बदलते हैं, राजनीति का नेचर बदल चुका है। यहाँ यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव एंड यू हैव टू प्रॉमिस एवरीथिंग एवरी डे, एंड देयर बोथ आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी has beaten Congress because Congress was doing its own style of politics, which has changed now. Indeed, and it's I think this is one of the very rare elections in which the unpredictability quotient is very high. You cannot say which party is really going to win. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जिस आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गया,
कुछ महज 10 के अंदर तक आंकड़ा सिमट गया। अगर विधानसभा के लिहाज को देखा जाए, वो 50 सीटों के रुझानों पर 30 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 पर और बीजेपी महज 15 सीटों पर। यानी कि दिल्ली की जनता ने एक बड़े बदलाव के शुरुआती संकेत दे दिए हैं। ये संकेत क्या इशारा कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीर बनेगी और उसके पीछे के कारण क्या हैं, और जो नतीजे आएंगे उसका असर, उसका इंपैक्ट कहां पर और किस तरह का होगा, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये खास खबरें चलती रहेगी।